अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें 5 पार्ट है। पहला है गैल्वेनोमीटर, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है गैल्वेनोमीटर को। ये G का मतलब तो हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये RG इसका क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ लोगों को गलतफहमी ये होती है कि गैल्वेनोमीटर को यूज़ करने का मेन काम जो होता है वो करंट मेज़र करने का, जो कि गलत है। करंट मेज़र करने का मेन काम नहीं होता है। इसका मेन काम होता है करंट को डिटेक्ट करने का, मतलब करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारा काम किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का, है ना। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मीटर में, जहाँ पे निडल जो होती है बिल्कुल ऐसा पॉइंट रहती है। अगर राइट डायरेक्शन में गया इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, अगर निडल इस डायरेक्शन में गई तो लेफ़्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही। ठीक है, अब इसका पहला जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो सबने पढ़ा हुआ रहता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो बात करें, इसमें कुछ बेसिक मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा डेराइव तो नहीं करा रहा हूँ मैं। देखो, चीज़ों को ध्यान से समझते जाना। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आएगी। ये P रेजिस्टेंस है, ये Q है, ये R है, ये S है, और ये गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि RG। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है। कहने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर जिधर कनेक्ट कर रखा है उसके लेफ़्ट डायरेक्शन के रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइडेड बाय राइट डायरेक्शन के रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो अगर बराबर हो गया ऐसे, तो यहाँ क्या आएगा, IG जो आने वाली करंट इन गैल्वेनोमीटर वो 0 हो जाएगी। और करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर 0 हो जाएगी तो ये जो सर्किट होता है इसे बोला जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इस वाली ब्रांच को हटा देते हैं। इस वाली ब्रांच को हटाने से क्या होगा, फिर सर्किट कुछ इस टाइप का रह जाएगा, इतना सा कि ये और ये 2 टर्मिनल थे। यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो यहाँ क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, इसका देखो अगला डायग्राम क्या बनेगा, ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास P+Q, और नीचे वाले भी क्या दिख रहे हैं, सीरीज़ में। तो ये आएगा, ये तो हो गया P+Q, ये हो गया R+S, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट आएगा P+Q R+S डिवाइडेड बाय P+Q प्लस R+S। समझ में आ गया। पहली चीज़ क्या है कि गैल्वेनोमीटर हमने लगाया कुछ इस ढंग से, जैसा मैंने सर्किट में बता रखा था। अगर P/Q का रेशियो R/S के इक्वल होता है तो वहाँ पे करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 होती है। और जब भी किसी के अंदर करंट 0 होती है तो आप उसको हटा सकते हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, हटा दिया तो हमने देखा ये 2 रेजिस्टेंस रह गए, ये 2 रेजिस्टेंस तो हमने देखा है सीरीज़ में आ गए। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती, जैसे पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि A और B जो होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहते हैं, सेम पोटेंशियल पे। वो रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये A था, ये वाला B था, तो इन दोनों के बीच में करंट 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। अगर फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो करती, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तभी तो करंट 0 है। और करंट 0 होगी तभी हम ऐसे कह सकते हैं कि VA इज इक्वल टू VB। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्टेबिलिटी of balance Wheatstone bridge will be high when all resistance of equal amount
कहने का मतलब क्या है कि सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो बराबर होने चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी। यानी P की वैल्यू, R की वैल्यू, Q की वैल्यू, S की वैल्यू, सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब वो किसी के भी रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगर सारे रेजिस्टेंसेस बराबर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो स्टेबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। थर्ड, इफ़ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो सर्किट था उसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, बीच में गैल्वेनोमीटर था, यहाँ बैटरी बना तो ये बैटरी बन गई, और गैल्वेनोमीटर यहाँ आ जाएगा। ये P था, ये Q था, ये R है और S है। अब आप सोचो अभी भी ये बैलेंस है, क्यों है, कारण मैं बता देता हूँ। मैंने कैसे बताया था कि गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट और राइट का जो रेशो है वो लेफ़्ट और राइट के रेशो के इक्वल होगा। अब आप देखो गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट तो गैल्वेनोमीटर का यही हुआ, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे R/P, राइट ये हो गया, इज इक्वल टू लेफ्ट कौन सा हो गया, S, और ये क्या हो गया, Q। देखो ये वापस से क्या बन गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो P/Q इज इक्वल टू R/S ही ये बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक और चीज़ इसके अंदर ख़ास बात यह है कि अगर आपको यहाँ पे पावर जनरेटेड मैक्सिमम रखनी है तो पावर जनरेटेड मैक्सिमम रखने के लिए सभी रेजिस्टेंस तो क्या होने चाहिए, बराबर और ज़्यादा अमाउंट के होने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि स्टेबिलिटी तो तब अच्छी होगी जब सारे रेजिस्टेंस बराबर है, पावर जनरेटेड और अच्छी होगी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी और सब बराबर होंगे। जैसे मैं कहूँ कि दो सर्किट दे रखे हैं, एक जगह तो R दे रखा है और एक जगह 2R दे रखा है। पूछा जाए किस में पावर जनरेटेड मैक्सिमम होगी तो वो 2R वाले के अंदर होगी, ठीक है, ये नोट करो। देखो नेक्स्ट दो चीज़ें होती है, एक तो होता है गैल्वेनोमीटर से अमीटर भी बनाया जा सकता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बनाया जा सकता है। पर क्या होता है, आइडियली अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। रीज़न उसके पीछे, क्योंकि अमीटर जो होता है उसको करंट डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है यूज़। अब उसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो करंट में कुछ ना कुछ एरर बता देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, ठीक है। और अमीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। यह गैल्वेनोमीटर, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस Rg और ये हो गया S, जिसे बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस। ये शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। रीज़न इसके पीछे क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो एक रेजिस्टेंस है 100 और एक रेजिस्टेंस है 1, दोनों का पैरेलल क्या होगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी होगा वो 100 से भी छोटा होगा और 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि पैरेलल में हमने ये चीज़ देखी है। तो हम क्या करते हैं, भले इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, अगर हम छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों से छोटा आएगा। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, ये बन जाता है हमारा अमीटर, ये R ऑफ A और ये अमीटर हो गया जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ, करते क्या है, मान लो कि ये टोटल करंट है, गैल्वेनोमीटर में करंट गई Ig, तो इधर कितनी चली जाएगी, I माइनस Ig। यहाँ पे Ig को क्या बोला जाता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर या फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आई क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन
ऑफ अ मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो टोटल करंट जिसे बोला जाता है। ये वर्डिंग है जो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ की जाएगी, ठीक है। आर जी की हम बात करें तो आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जी, और एस हमारे पास क्या हो चुका है, शंट रेजिस्टेंस, जिससे वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों अगर पैरेलल, कौन, S और RG, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RG इज इक्वल टू S, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IG RG होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I माइनस IG इंटू S होगा। तो यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू निकालें तो आती है IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर विद एग्जांपल, कि आपको दे रखा है इफ़ करंट in galvanometer is 1/5 of total current if converted in a meter. If IR of G is 5 ohm, फाइंड S, आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। कहा क्या है क्वेश्चन ने, उसने ये कहा है कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाली जो करंट है वो टोटल करंट का 1/5 है। ये 1/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल करंट I फ्लो कर रही तो 1/5 गैल्वेनोमीटर की करंट है, तो देखें क्या आएगा, IG RG अपॉन I माइनस IG इंटू S, सॉरी ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, I/5। अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल करंट I है तो गैल्वेनोमीटर की करंट हो जाएगी I/5, क्योंकि 1/5 है। यहाँ पे बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ G इज़ 5 डिवाइड बाय I माइनस I/5। अगर हम इसको देखें तो ये 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, ये कितना आ गया, I अपॉन 4I/5, तो ये हमारे से I कैंसिल, दैट वुड बी द 5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, शंट रेजिस्टेंस की। तो कुछ इस तरीके से, अब कभी कभी वर्डिंग में ऐसा हो जाएगा कि हमने एक गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाया जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि मैक्सिमम वो कितनी करंट को मेज़र कर सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मान लो मैंने मीटर बनाया, उसका FSD है 5 एम्पियर, मतलब मैं 0 से लेके 5 एम्पियर तक ही मीटर के अंदर मेज़र कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर मेरे गैल्वेनोमीटर मैंने जो यूज़ किया था वो कितने का था, लेट्स से 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो 2 एम्पियर वाला था उसका FSD मतलब वो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक जा सकता है। तो ये FSD का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये शंट मीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, ये चलो आगे पढ़ेंगे। अब अगर मैं कहूँ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर की बात करें, तो जैसे मीटर के अंदर हमने देखा था कि मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वही बहुत लार्ज होता है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं किसके, RG के सीरीज़ में, क्योंकि हमें पता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज़ में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाता है, एक वोल्ट मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज यानी RV हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब मान लो कि सीरीज़ में लगाया तो अब एक ही करंट है, एक ही करंट होगा, तो आप क्या देखोगे कि IG R प्लस RG दोनों सीरीज़ में हो चुके हैं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि IG इंटू R प्लस RG ये वोल्टेज हो गया इन दोनों के अक्रॉस, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाया तो यहाँ V के इक्वल कर दिया, तो ये क्या आ गया, R प्लस RG इज इक्वल टू V अपॉन IG, एंड दैट विल गिव V अपॉन IG माइनस RG। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, G टू वोल्ट मीटर हमने कन्वर्ट किया है विद
IR इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ G 5 ओम एंड डिफ्लेक्शन जो आपको दे रखा है इज 2 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर इफ FSD ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो 2 वोल्ट है, तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड R इंटरनल जो भी रजिस्टेंस आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, R इज़ इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही हुआ वोल्ट मीटर का, तो क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है 2, IG कितना दे रखा है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ कितना आने वाला है, ये RG की वैल्यू 5 है। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2000 हो गया ना, 2000 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को में से 5 गया तो 95। तो आप देख सकते हो आपने कितना ज़्यादा रजिस्टेंस किसके सीरीज़ में लगाया, गैल्वेनोमीटर के में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। देखो अब अमीटर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है एरर कैलकुलेट करने का और दूसरा करंट डिटेक्ट करने का। बहुत इजी सा है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसा है। हमें दे दिया लेट से ये अमीटर है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट बोला है इफ A इज आइडियल फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर की जो रीडिंग है वो आपको बतानी है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोला हुआ है कि अमीटर जो है वो एक आइडियल है और आइडियल अमीटर है और आपको अमीटर की रीडिंग बतानी है। ठीक है, ये बोलने का मेन क्या है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर आइडियल अमीटर है तो आपको क्या करना है, ए को हटाओ और एक क्या करो, प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। प्लेन वायर से रिप्लेस करने से क्या होगा, जैसे ये सर्किट देखो कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 2, ये 3, ये 6, ये 2 और ये 12 वोल्ट मैंने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ये देखा हमने दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, तो ये 2 आ जाएगा। फिर हमने देखा ये 2 और ये 2 सीरीज़ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 6 आने वाला है जो कि 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन ने 2 एम्पियर सर्किट में 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट हुई, बट दैट इज़ नॉट आवर आंसर। हमारा आंसर क्या है, जिस ब्रांच में एमीटर लगा हुआ है उस ब्रांच की करंट हमें निकालनी है। यानी 2 एम्पियर जब यहाँ से जाएगी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक I1 में और एक I2 में। तो हमारा आंसर क्या है, I1, जिसके अंदर एमीटर लगा हुआ है। और I1 को निकालने का सीधा सा तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब I1 हमारे को निकालना होता है तो इन्वर्स रेशो में करंट डिवाइड होती है। मतलब जब आपको ये 2 में करंट डिवाइड करनी है तो इस वाली ब्रांच की करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो कैसे आएगा, 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 इंटू टोटल करंट, ये आ गया 2। तो हम देखेंगे ये आया 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 विच इज़ 2/3 एम्पियर। यानी अमीटर जो रीड करने वाला है वो 2/3 एम्पियर रीड करने वाला है, टोटल करंट यहाँ पे वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, इसी जगह क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि बोल देते हैं कि अमीटर जो है इज़ नॉन आइडियल। ठीक है, और नॉन आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा होगा, लेट से आपको दे दिया 6 ओम। आपको क्या बोला है कि रेजिस्टेंस अमीटर नॉन आइडियल है तो आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये आपको क्या करना है, अमीटर को हटाना है और उसकी जगह पे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना। तो रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का सर्किट हमारे पास आ चुका है। ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ये 3 6 6 2 2 12, ये दिख रहा है 6 और 6 क्या है सीरीज़ के अंदर, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारे पास 12 हो चुके हैं। ये 12 और 3 क्या हो चुका है पैरेलल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आने वाला है। क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 12 बाय 5 विच इज़ 2.4, और ये आया हमारे पास 2 2 और ये 12। तो यहाँ हमने देखा कि करंट अब क्या आने वाली, 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2.4 विच इज़ 12 डिवाइड बाय 6.4 एम्पियर, ये करंट आ गई। पर दैट इज़ नॉट आवर आंसर। क्या होगा, अब हमें ये निकालना है कि अमीटर की ब्रांच में करंट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वापस से वही करेंगे। यहाँ से करंट जा रही I, ये गई I1 और ये गई I2। आंसर हमारा क्या होगा, I1 वाला। तो I1 क्या आएगा, 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 12 इंटू टोटल करंट 12 डिवाइड बाय 6.4। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है ये सीधे सीधे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 15 आएगा तो 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या आने वाला है, अगर हम देखें तो ये आएगा 2.4 डिवाइड बाय 6.4, क्योंकि हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया। और अगर हम इसको देखें, ये 4 से फिर कैंसिल हो रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 16, जो कि कितना आने वाला है, 3/8। फाइनल आंसर जो हमारा आया नॉन आइडियल के केस में ये आया। अब अगर हमारे को यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालने की, ऑल्सो फाइंड एरर, हालांकि ये सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपसे परसेंटेज एरर भी पूछा जाए जिसमें बहुत ईजी सा पार्ट हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। अब मेजर्ड वैल्यू में देखिए होता क्या है, ट्रू वैल्यू आइडियली कंसीडर किया जाता है, मतलब वो वैल्यू ट्रू वैल्यू होगी जहाँ पे अमीटर आइडियल है, और मेजर्ड वैल्यू वो होगी जब अमीटर नॉन आइडियल है। तो अमीटर नॉन आइडियल था 3/8 में, और यहाँ पे कितना था, ट्रू वैल्यू की हम बात करें तो ये 2/3 था, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू 2/3 इंटू 100। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24, तो ये 9 माइनस यहाँ पे आने वाला है 8 यानी 16 डिवाइड बाय 24, और ये 2/3 आएगा इंटू 100 आने वाला है, तो ये इससे 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आया -7/8 इंटू 2 इंटू 100। इसको हम देखेंगे तो ये 50, ये इससे कुछ कैंसिल होगा शायद, 4 25, यह आ जाएगा 6.25, ठीक है। 6.25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 17 143, तो आप देख सकते हैं माइनस में 43.75% एरर आई। तो अगर अमीटर आइडियल होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, और अगर नॉन आइडियल होता है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये माइनस एरर आने का मतलब इसने कम बता दी, जबकि मेज़र क्या करना चाहिए था, ज़्यादा करना चाहिए था। तो दैट वुड बी द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द करंट इन अमीटर। वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, बहुत हाई होता है, इन्फानाइट होता है आइडियल केस के लिए, और हाई होता है बहुत हाई, वो होता है नॉन आइडियल के केस। जब अगर ये नॉन आइडियल होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। कनेक्ट किस में करते हैं, पैरेलल के अंदर हमेशा, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो सीधा सा, पहले मैं वो बताता हूँ। आपको बोल दिया कि एक स्टूडेंट था जिसने किसी सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर जो था वो तो सीरीज़ में लगा दिया, और रेजिस्टेंस जो था अमीटर जो था वो पैरेलल में लगा दिया। मतलब उससे मिस्टेक हो गई, उसे याद नहीं रहा ये V वोल्ट है
ये R है और ये R है, और बोला है कि दोनों आइडियल है, ये वाला भी आइडियल है और ये वाला भी आइडियल है। आपसे पूछा है अब रीडिंग क्या आने वाली, तो अब देखिए रीडिंग क्या आएगी इसमें। अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि अब हमारे को करना क्या है, सर्किट वापस से बनाना है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बना देनी है। क्या है कि एमीटर अगर आइडियल होता है तो वहाँ प्लेन वायर बना देना है, और अगर वोल्ट मीटर अगर आइडियल होता है तो उसको हटा के एक ओपन सर्किट बना देना है, ठीक है। और अगर अब मेरे से पूछा जाए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो ये ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेज़र होगा, और एमीटर की रीडिंग क्या होगी, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो। पर अगर हम बात करें तो सर्किट जब ओपन हो चुका है, देखो सबसे पहले तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने देखा कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक प्लेन वायर आ रहा है, यानी इसका तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर मैंने देखा कि सर्किट अब बाहर वाला ही हो चुका है, पर यहाँ पे सर्किट ओपन हो रखा है, क्योंकि आइडियल केस में वोल्ट मीटर एक इन्फानाइट रेजिस्टेंस यानी ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो इसने सर्किट को ओपन कर दिया, और सर्किट को ओपन करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट यहाँ पे 0 हो जाएगी। करंट 0 क्यों हुई, क्योंकि सर्किट तो क्लोज है ही नहीं, यानी एमीटर की जो रीडिंग है वो तो ये आने वाली I = 0। पर वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होती है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से आती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये A पॉइंट होगा, और अगर मैं ये कहूँ तो ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट होगा, क्योंकि प्लेन वायर आ रहे हैं बीच में, ये भी B हो गया। और रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसका भी कोई सेंस नहीं होता है। तो हमने देखा A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V आएगा, यानी रीडिंग जो आने वाली है, रीडिंग ऑफ V वो कितना आने जाएगा, V वोल्ट। ये जो भी हमारी V मत करो, इसको E बोल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये हो जाएगा E, ठीक है। एक छोटा सा एक और प्रचलित क्वेश्चन है कि आपको बोला जाता है कि एक रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। हमारे से बोल दिया जाता है कि वोल्ट मीटर जो है उसकी रीडिंग है 25 वोल्ट और एमीटर की जो रीडिंग है वो 5 एम्पियर है। हमारे से पूछा हुआ है कि द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R विल बी, और आपको बोला हुआ है कि ये आइडियल है, ठीक है, और ये नॉन आइडियल है। अब क्या होगा भाई, तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि वोल्ट मीटर जो है वो तो नॉन आइडियल है और एमीटर आइडियल है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे कि ये रेजिस्टेंस एमीटर को हटा के प्लेन वायर बना देना है और वोल्ट मीटर को हटा के उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना देना है। क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें ये नॉन आइडियल दे रखा है। अगर ये भी आइडियल दे रखा होता तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे आ जाएगा ये RV, ये मान लिया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये R वो R है जो आपने कनेक्ट कर रखा है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा क्योंकि आइडियल है। अब मुझे बताओ ओम्स लॉ के हिसाब से R की वैल्यू 25/5 यानी 5 ओम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग 25 है, एमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 25/5 5 ओम आनी चाहिए, यानी R इक्वलेंट 5 ओम आना चाहिए। R इक्वलेंट मेरे हिसाब से कितना है, R इंटू RV अपॉन R प्लस RV विच इज 5 ओम। यही हुआ। अब क्या कह सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि मुझे और चीज़ तो नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे RV भी 5 से ज़्यादा रहा होगा और RV क्या रहा होगा 5 से। क्यों, क्योंकि दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और अगर 5 आ रहा है तो दोनों से छोटा आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं R की और RV की वैल्यू 5 से क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। तो हम यहाँ पे आंसर जो देने वाले हैं वो क्या रहेगा कि R की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 5 से ज़्यादा रहेगी। अब देखिए इसमें सर्किट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं कि मान लो कि हमें ये दे दिया ये वोल्ट मीटर लगा दिया है यहाँ पे 3, 2 और 4, ठीक है, ये हो गया 18 वोल्ट की बैटरी है। आपसे बोला हुआ है कि V पहले केस में है आइडियल। क्या बोला हुआ है, V जो है वो पहले केस में आइडियल है, ठीक है। तो वापस से सॉल्व करेंगे किस तरीके से। सर्किट को बनाना स्टार्ट किया,
अब क्वेश्चन ने कहा है कि वोल्ट मीटर आइडियल है। मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर जब आइडियल होता है तो किससे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो गया, ये कर दिया, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 18 वोल्ट है। अब मैंने देखा वोल्ट मीटर को हमने हटा दिया तो ये टर्मिनल मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। अब भले ही बाहर वाला सर्किट ओपन हो पर मैं अंदर वाले सर्किट से करंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी, आई की वैल्यू जो आएगी वो 18 डिवाइड बाई ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में 4 + 3 + 2 विच इज़ 2 एम्पियर आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कैसे आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, और करंट कितनी फ्लो कर रही है यहाँ से 2 एम्पियर कर रही है, तो 2 × 3 विच इज 6 वोल्ट। यानी कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर जब आइडियल होगा तो उसको कितनी रीडिंग बताएगा, वो 6 वोल्ट बताएगा। अब सेकंड केस में उसने क्या बोला कि सेकंड केस में आपको बोल दिया कि V जो है वो नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल के केस के साथ साथ आपको बोल दिया इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है। क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 6 ओम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से सर्किट बनाया, ये बैटरी और ये कुछ। अब वोल्ट मीटर को हटा के उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो। इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बताया था अगर नॉन आइडियल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे, कितना है 6, ये 3, ये 2, ये 4 और ये 18 वोल्ट की बैटरी। अब हमारे लिए क्या होगा, अब हमारे लिए अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल, तो 2 ओम आ जाएगा, 6 × 3 डिवाइड बाय 3 + 6। करंट की बात करें तो करंट क्या आ जाएगी, 18 डिवाइड बाय 4 + 2 + 2 विच इज़ 18 डिवाइड बाय 8 यानी 9/4 आ चुकी, यानी 9/4 करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। अब इसमें याद करने वाली बात या ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमीटर जो रीड करेगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं वो मेजर करेगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि वोल्ट मीटर तो 6 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है ना तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग यहाँ पे क्या आने वाली है, 3 और 6 का पैरेलल क्या था 2, और यहाँ पे करंट कितनी 9/4 टोटल करंट जो आ रही थी, तो ये आ गया 9/2 वोल्ट। अब हमने क्या देखा कि ये थी हमारी ट्रू वैल्यू और ये थी हमारी मेजर्ड वैल्यू। अब हमारे यहाँ आंसर क्या आने वाला है, तो परसेंटेज एरर में मेजर्ड वैल्यू 9/2, ट्रू वैल्यू 6 डिवाइड बाय 6 × 100। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आ रहा है -1.5 डिवाइड बाय 6 × 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 5, तो ये 25% माइनस में एरर आ चुकी है, यानी रीडिंग में जो एरर आ गई वो 25% की आई। तो इस तरीके से हमें वोल्ट मीटर को सॉल्व करना रहता है। उसमें मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो आपको बता दी। चित्तौड़ तुम कहीं भी घूम जाओ। चलो 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब हम 4th पढ़ने जा रहे हैं, वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली होता क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ वोल्ट मीटर। जब भी किसी वोल्ट मीटर के अंदर हमारे को यूज़ करना हो तो वोल्ट मीटर एक ट्रू डिवाइस नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एरर होती है। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। एक आइडियल वोल्ट मीटर आप इसे कह सकते हो, आइडियल वोल्ट मीटर जो हमने देखा था, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर एरर जो आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है, उसको रिड्यूस करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इस टाइप का सर्किट होता है, मैं डायरेक्ट सर्किट से ही आपको बता रहा हूँ। वायर जो होता है वो कितनी ही लेंथ का हम ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर इकोनॉमिक क्राइटेरिया कि हमारे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, अगर अच्छा दूसरा पार्ट ये भी है कि ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर इसलिए भी यूज़ किया जाता है। लेट से अगर मुझे यूज़ करना है मेज़र करना है 1.5, तो अब लेंथ कम है, पर अगर मुझे 1.050
तो अगर मुझे 1.050 अगर मेज़र करना है तो उसके लिए मुझे फिर लेंथ को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डेसिमल के ज़्यादा डिजिट तक एग्जैक्ट मेज़र करना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ रखोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर आप ऐसे कह सकते हो जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी ना उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये होता है हमारा नॉन सेल। ठीक है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम स्मॉल आर बोल देते हैं। ये होता है रियोस्टेट, ये होता है वायर जिसका रेजिस्टेंस हम बोल देते हैं लेट्स से कैपिटल आर है। ये बैटरी है, ये हम बोल देते हैं ई है, और ये वायर जो है एल लेंथ का है। और यहाँ पे एल नॉट है जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, ये ए है और ये जे है ना। ये ई नॉट है जो अननोन सेल है जिसको हमारे को मेज़र करना है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर में सबसे ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये डिवाइस आइडियल है, ये एरर नहीं करेगी, जब हम खुद सॉल्व करेंगे तो एरर सबसे ज़्यादा करेंगे। होता है क्या है इसके अंदर, इस पूरे ऊपर वाले सर्किट को बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, जिसे मैं वापस से बना देता हूँ। प्राइमरी सर्किट कुछ ये होता है जिसको मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में कुछ इस तरीके से बना दिया। ये हो गया RH, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R और ये E। हमारा मेन काम क्या होता है, हम इसके अंदर सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के अंदर प्राइमरी सर्किट से करंट निकालते हैं, और करंट निकालने के बाद ये जो A और B पॉइंट है इसके अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। सबसे पहले मैं वापस से रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ इस टाइप का सर्किट है जिसके अंदर ये नॉन सेल होता है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये रियोस्टेट होता है, ये एक वायर है जो कितनी भी लेंथ का हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया जितना भी हमारे डेसिमल के जितने ज़्यादा डिजिट तक आप अच्छे से मेज़र करना चाहते हो उतनी लेंथ का आप वायर रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट होता है जिसमें अननोन सेल होगा जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना हो, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। हमारा मेन काम क्या होता है कि सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट को बनाएंगे, भूल जाएंगे कि सेकेंडरी सर्किट जैसी भी कोई चीज़ है। तो मैं प्राइमरी सर्किट मान के चल रहा हूँ। प्राइमरी सर्किट क्या है जो हमें पता है, दैट इज़ प्राइमरी। तो ये क्या है, नॉन सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और ये उसका रेजिस्टेंस। तो मैंने ये बना दिया। अब इस प्राइमरी सर्किट को देखते हुए ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। और करंट कैसे निकलेगी, हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये सब एक साथ सीरीज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर करंट निकालूंगा तो E/R प्लस RH प्लस R। हो सकता है RH उन्होंने लिया हो, नहीं लिया हो, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि वो लिया है, किसी भी सबसे टिपिकल केस के अंदर वो ले रखा है। फिर दूसरा काम क्या करना है, हमारे को इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे कि ये करंट देखो ऐसे फ्लो करेगी ये, तो इसका मतलब ये हाई और ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि VAB के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसके रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट को। तो ये हमने IR किया, तो ये करंट थी E/R प्लस RH प्लस कैपिटल R इंटू R कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सर्किट को देखेंगे जो कि हमारा ये वाला था। सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या कर रखा है कि अननोन सेल E0 लगा रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। अब ये ध्यान में रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ, हमेशा बैलेंसिंग लेंथ तब आएगी जब इन दोनों सेल की पोलैरिटी सेम हो। मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव तो इधर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि हम ये इसको उस टाइप से करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन जैसे किया जाता है कि L लेंथ के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो यूनिट पे कितना आएगा, तो ये VAB/L हो गया, जिसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना बारीकी से मेज़र हो पाएगा। और आप समझ लो कि K को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना कम होगा उतना ही क्या होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि L की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ये कम आएगा। तो ये कम आएगा तो उससे क्या होगा, डेसिमल के 2-3 डिजिट तक आप अच्छे से मेज़र कर सकते हो। अब मान लो कि बैलेंसिंग लेंथ L0 जो आई वो ये आई, तो हम ये क्या करेंगे कि ये आया VAB/L इंटू L0। ये किसको मेज़र करेगा, अननोन EMF। अब आप सोच रहे होंगे कि अननोन EMF को क्यों मेज़र करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने करंट को 0 बता दिया है, और जब 0 बता दिया है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और जब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है तो रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब देखो इसी से हम यहाँ पे देखें तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, L0/L। VAB की वैल्यू थी
आर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर इंटू आर। मान लो कि हमारे को नॉन सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी आइडियल बैटरी है। आर एच को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 पे सेट कर दिया। तो हमारा आंसर ई नोट का क्या आएगा, एल नोट अपॉन एल इंटू ई आर अपॉन 0 प्लस 0 प्लस आर। तो हमने देखा ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ई नोट इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू एल नोट। तो यही हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। क्या, जब भी किसी ईएमएफ को मेज़र जिसको हमें करना है वो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वही हमारे पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसका एक और यूज़ किया जाता है, वो होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप का सर्किट हम बना देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ होता है गैलोनोमीटर, और ये कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये वापस से वही है, ई नोट है, ये आर है, ये आर एच है, ये आर है, इसकी टोटल लेंथ एल है, बैलेंसिंग लेंथ पहले L1 आई है जब हमने सर्किट को क्लोज कर रखा है। ठीक है, ये ई है और ये ई नोट है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अननोन सेल को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम सर्किट को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो सर्किट को ओपन रखेंगे तो केवल किसका मेजरमेंट होगा, ई नोट का। जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो जब ई नोट का मेजरमेंट हुआ तो वो आया KL1। मान लो बैलेंसिंग लाइन जो आई थी वो कितनी आई थी, L1। पर जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज कर दूंगा तो अब क्या होगा, मेजरमेंट ई नोट का थोड़ी ना होगा। अब क्या होगा, ये एक टाइप से दो बैटरी हो चुकी है। अगर हम ध्यान से देखें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये आर रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये ई नोट और ये 0 वोल्ट की बैटरी। क्या बना ये, इस सर्किट को मैंने इस तरीके से लिखा, कारण इसके पीछे क्या हुआ, अब मैं अगर ई इक्विवेलेंट निकालूंगा, अगर मैं इसको एक ही बैटरी से रिप्लेस करूँ ऐसे, तो ये ई इक्विवेलेंट होगा और ये आर इक्विवेलेंट होगा। अब मेज़र बैटरी क्या करेगी, ई इक्विवेलेंट को मेज़र करेगी। तो यहाँ क्या आने वाला है, ई इक्विवेलेंट ई नोट बाय आर प्लस 0 बाय R1 डिवाइड बाय 1 बाय आर प्लस 1 बाय R1, यानी ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आने वाली है वो ई नोट R1 डिवाइड बाय आर प्लस R1 आएगा। अब हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, KL2 के, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था पोटेंशियोमीटर।